हेलो स्टूडेंट, तो स्वागत है आपका स्ट्रगल स्टडी एकेडमी में। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम आप लोगों को बताएंगे क्लास 10th का ऑल फार्मूला, है ना। और ये पूरा अगर कर लेते हैं तो आपका बोर्ड एग्ज़ाम में यकीन मानिए कि बहुत ही फ़ायदा ये देने वाला है ना। और इसे आप कंप्लीट कर लीजिएगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। आज के इस वीडियो में हम बताएंगे क्लास 10th मैथमेटिक्स फार्मूलाज ऑफ ऑल चैप्टर, यानी कि सभी चैप्टर का ऑल फार्मूला। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, है ना, ताकि मैं हमेशा आपको इसी तरह का वीडियो प्रोवाइड कराता रहूं। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं पूरा वीडियो। और ये वीडियो कुछ समय के लिए होगा। अगर आप कुछ सेकंड के लिए, कुछ मिनट के लिए आए हैं तो इस वीडियो को स्किप कर दें। अगर इसका लाभ उठाना चाहते हैं तो आप लास्ट तक बने रहें। पूरा मैं क्लियर करा दूंगा। जो फार्मूला बहुत बड़ा है उसका ट्रिक के साथ मैं बताऊंगा, है ना। तो आइए यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। फार्मूला नंबर पहला, ये लिस्ट तो थोड़ा सा बड़ा पड़ जाएगा, करीबन 90 तक फार्मूला है हमारे, है ना। 90 फार्मूलाज हैं, सारा का सारा क्लियर करा दूंगा, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो हमारा ये पहला फार्मूला है दोस्तों, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, है ना। परमैका से हमारा क्या मिलता है, यूक्लिड जी क्या दिए थे आपको, थ्योरम। तो ए बराबर बी क्यू प्लस आर, है ना। थ्योरम कह दे या हम ये बोल दे कि ये एक फॉर्मूला है हमारा, है ना, जहाँ ए भाज्य, बी भाजक, क्यू भागफल और आर क्या है, शेषफल। तो इस सूत्र की सहायता से हम लोग एचसीएफ निकालते हैं, ठीक। अगर आप पढ़े होंगे तो जानते ही होंगे, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। या भाज्य बराबर होता है भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, ठीक है। तीसरा फॉर्मूला दोस्तों, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम होता है। मान के चलिए कि दो संख्याएं दिया हुआ है और एचसीएफ दे दिया है, तो आप एलसीएम ज्ञात कर लेंगे, है ना। और यदि एचसीएफ एलसीएम दोनों दे दिया है और दूसरी संख्या दे दिया है, बोला पहली संख्या, तो आप पहली संख्या निकाल सकते हैं, दूसरी संख्या गुणा में इधर भेज देंगे तो भाग में, ठीक है। मतलब आप इन चारों में से 3 का मान दिया रहेगा और एक का आप निकाल लेंगे, राइट। चलिए नेक्स्ट फार्मूला देखते हैं। ये भी फार्मूला बहुत जगह यूज होता है दोस्तों, है ना। बहुत सारे लड़के जो है प्रॉब्लम में हो जाते हैं। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी होता है, राइट। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग, ए क्यू माइनस बी क्यू। ये भी फार्मूला में यूज बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। ये कोई पर्टिकुलर हम लोग दे नहीं सकते हैं, लेकिन फिर भी ये बहुत ही मोस्ट है, इसलिए हमने लिख लिया है। ए क्यू माइनस बी क्यू इज इक्वल टू क्या होगा, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे होगा पहले क्वेश्चन में ए माइनस बी, ठीक। जब यहाँ पे माइनस होगा ना तो इन सभी में प्लस होगा, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, राइट। तो आप क्या बता सकते हैं, ए क्यू माइनस बी क्यू इज इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग, ए क्यू प्लस बी क्यू रहेगा तो यहाँ पे देखिए माइनस था तो यहाँ पे माइनस हुआ, यहाँ पे प्लस है तो प्लस होगा, ठीक है। तो ए प्लस बी इंटू, अब ध्यान देना है, यहाँ पे प्लस हो गया ना तो यहाँ पे माइनस होगा, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ओके। चलिए सातवां फॉर्मूला देख लेते हैं। ए प्लस बी का होल क्यू क्या होता है, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी होता है, राइट। या आप इसका ये भी फॉर्मूला बता सकते हैं कि ए प्लस बी का होल क्यू बराबर ए क्यू प्लस बी क्यू और प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, ठीक है। यानी कि अंदर इन दोनों का मतलब 3ab का इसमें भी गुणा कीजिएगा तो a में a का गुणा हो जाएगा तो 3a स्क्वायर, है ना, b, और फिर 3ab का इसमें कीजिएगा तो 3ab स्क्वायर हो जाएगा, राइट। अब आगे आ जाते हैं दोस्तों फार्मूला नंबर 8 पर, ठीक है। ये देखिए क्या बोल रहा है हमारा, द्विघात बहुपद का व्यापक रूप होता है। तो ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये कई बार ऑब्जेक्टिव में आ चुका है, ठीक है। द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। अच्छा, एक क्वेश्चन और भी आ जाता है कि द्विघात बहुपद के अधिकतम शून्यकों की संख्या कितनी हो सकती है। तो यहाँ पे देखिए द्विघात का बात कर रहा है तो अधिकतम 2 शून्य ज्ञात किए जा सकते हैं, है ना। कितने शून्य, तो 2। अब यहाँ पे आगे देखते हैं हम लोग, 2 शून्यकों का योग बराबर, यानी कि 2 शून्यकों का योग, अल्फा और बीटा हमने मान लिया है कि 2 शून्यक है तो अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा ए होता है, ठीक है। इसको आप ध्यान में रखिएगा, ये भी बहुत ही यूज होने वाला फॉर्मूला है। 2 शून्यकों का गुणनफल, गुणनफल मतलब दोनों का गुणा, है ना, 2 शून्यकों का, अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटा ए होता है।
अब आ जाइए यहाँ पर त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होगा दोस्तों, ax³ + bx² + cx + d, यानी इसमें चर का अधिकतम घात कितना होगा, 3 होगा। ठीक है, तो इसे हम लोग क्या कह देंगे, त्रिघात बहुपद। राइट, चलिए अब यहाँ पे भी पूछ सकता है कि त्रिघात बहुपद में शून्यकों की अधिकतम संख्या कितनी होती है, तो 3 होती है। ठीक, त्रिघात का नाम लिया तो 3 हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ पे तीनों शून्यकों का योग, अर्थात अगर मान के चलिए 3 शून्यक हमारा अल्फा, बीटा और गामा हो, तब तीनों का योग क्या होगा, तो तीनों का योग बराबर -b/a होता है। ठीक है, इसको भी ध्यान में रखिएगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे देखिए बोल रहा है कि 2 शून्यकों को एक साथ लेकर योग, यानी कि 2 शून्यकों को एक साथ लेकर उनके शून्यकों का योगफल बराबर क्या होता है, फॉर्मूला α×β + β×गामा + गामा×अल्फा = c/a होता है। ठीक है, 2 शून्यकों को एक साथ लेकर उनके शून्यकों का गुणनफलों का योगफल c/a के बराबर होता है। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं हम लोग, तीनों शून्यकों का गुणनफल अर्थात α×β×गामा बराबर -d/a होता है। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। ये क्वेश्चन नंबर 15 कह रहे हैं फॉर्मूला नंबर 15। ठीक है, मान के चलिए कि आपके पास कोई 2 चरों वाला रैखिक समीकरण है ना। मान लीजिए कि यहाँ पे दे दिया आपको a1x + b1y और +c1 = 0। राइट, दूसरा दे दिया a2x + b2y और +c2 = 0, ये दे दिया आपको। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, a1 x का कोफिशिएंट्स यहाँ पे a1 है ना, ये b1 और c1 ज्ञात कर लेंगे, और a2 b2 c2 ये भी ज्ञात कर लेंगे, और इसका अनुपात निकालते हैं a1/a2, b1/b2 और c1/c2। अगर पहले पे काट दिया तो वो संगत कहलाता है। ठीक है, और ग्राफ खींचने पे कैसा मिलेगा, तो प्रतिच्छेदी रेखा है ना, यानी एक दूसरे को ग्राफ जो है काटेगा। और ऐसे हल को हम लोग कहते हैं अद्वितीय हल, यानी केवल एक हल। ठीक है, इसको दिमाग में रखिएगा, पहले पे काटेगा तो क्या होगा, संगत, और प्रतिच्छेदी रेखा होगा, अद्वितीय हल होगा, यानी एक हल होगा। ठीक है, आगे देखते हैं, मान के चलिए कि अगर कहीं भी नहीं काटा तो इस कंडीशन में भी संगत होगा, संपाती रेखाएं होंगी, यानी ओवरलैप करेगी, यानी कि एक ग्राफ खींचा तो हमारा ये रेखा प्राप्त हुआ, और एक दूसरा भी ग्राफ हमने खींचा तो वो भी इसी पे आएगा। तो इसे कहते हैं हम लोग क्या, संपाती रेखाएं कहते हैं, है ना। संपाती है तो जब दोनों एक ही पे है, तो ये तो दोनों अनंत बिंदुओं पर काट रही है, इसलिए इसके अनेक हल हो जाएंगे। राइट, चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट फॉर्मूला पर। अगर मान के चलिए यहाँ पर ये पहले पे नहीं काटेगा दोस्तों, ठीक है, दूसरे पे काटेगा। मान लीजिए दूसरे पे काट दिया तो, है ना, तो दूसरे पे जब काट देता है ये तो आपका बराबर होगा। ठीक है, यहाँ पे नहीं काटेगा, ये तो हम लोग पढ़ लीजिए हैं। ठीक, a1/a2 = b1/b2 = नॉट c1/c2। जब ये कंडीशन होगा तो असंगत होगा। ठीक है, और समांतर रेखाएं होंगी, यानी इस तरह रेखाएं होंगी, ये इस तरह। ठीक है, यानी ये एक दूसरे को अनंत तक बढ़ाने पर रेखाएं कभी भी प्रतिच्छेद नहीं करेगी, और इसका कोई हल नहीं होता है। क्या होता है दोस्तों, इसका कोई भी हल नहीं होगा। ठीक है, चलिए आ जाते हैं अब आगे, ब्रज गुणन विधि का ये फॉर्मूला। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इस फॉर्मूला को हम आपको ट्रिक के माध्यम से बता देते हैं। अगर आपके दिमाग पे नहीं चढ़ रहा होगा तो मैं इसको ट्रिक के माध्यम से बताऊंगा। देखिए, आपको एक चीज़ याद रखना है, यक्स बटा में BC - BC, ठीक है, बराबर y बटा में CA - CA, ठीक है, CA - CA बराबर 1 बटा में AB - AB, AB - AB। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 12 21 सब लगा देना है। क्या लगाना है, 12। तो यहाँ पे क्या लगाना है दोस्तों, 12 21, और फिर यहाँ पे देखिए 12, है ना, फिर यहाँ पर 21 यानी 2 1, राइट, और फिर यहाँ पे 12, फिर यहाँ पर 21। ओके, ये आपका ब्रज गुणन विधि से जो फॉर्मूला है ये तैयार हो गया। क्या होता है, यक्स बटा में BC - BC, फिर y बटा में CA - CA, और 1 बटा में AB - AB। अब उसके बाद क्या कर देना है, 12 21 12 21, है ना, 12 21
12 21, बस यही लगा देना है और आपका ये ब्रज गुणन का फॉर्मूला रेडी, राइट। तो आप यहाँ पे देख लीजिए, यक्स बटा में b1 c2 माइनस b2 c1 इज इक्वल टू वाई बटा में c1 a2 माइनस c2 a1 बराबर 1 बटा में a1 b2 माइनस a2 b1, राइट। तो इसे कंप्लीट कर लीजिएगा, जो हमने अभी आपको ट्रिक बताया है इसके माध्यम से कंप्लीट करिएगा तो आसान से कंप्लीट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट फॉर्मूला देखते हैं, फॉर्मूला नंबर 19। तो यहाँ पे फॉर्मूला नंबर 19 है हमारा, विवेचक या विविधकर d बराबर, है ना, ये क्या हो जाता है दोस्तों, तो d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac हो जाता है। क्या होता है, d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा एक चीज़ और, कि अगर आप मान लीजिए कि कोई द्विघातीय समीकरण दिया हुआ है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, राइट। अब अगर आप d का मान निकालते हैं, ठीक है, और d का मान अगर आपका 0 आ जाता है तो इसमें जो यक्स का मान प्राप्त होता है इसी को मूल कहते हैं हम लोग, है ना। तो मूल जो होगा आपका वास्तविक और समान होगा, ठीक है। तब जब d का मान 0 आएगा तब, अगर d का मान 0 से बड़ा आ जाता है, d का मान 0 से बड़ा आ जाता है तो वास्तविक भी होगा, लेकिन जो यक्स का मान होगा वो अलग अलग होगा, यानी भिन्न भिन्न होगा, राइट। अब नेक्स्ट आ जाता है आपका कि अगर d का मान 0 से छोटा है, अगर 0 से छोटा होगा तब, तो मूल हम ज्ञात नहीं कर सकते। क्लास 10 में 11 में आप ज्ञात कर सकते हैं, यानी अगर साइंस फैकल्टी अगर आप बनाते हैं नेक्स्ट लेवल पर, तो आपका इसमें जो d का जो वास्तविक मान नहीं है, इस मूल मतलब कि जो द्विघातीय समीकरण है उसको ज्ञात नहीं कर सकते हैं, वो चीज़ हम लोग ज्ञात करना सीखेंगे 11th में, है ना। लेकिन फ़िलहाल में 10th में ऐसा नहीं है, यानी कि हम लोग उस समीकरण को हल नहीं कर सकते, उसका यक्स का मान नहीं निकाल सकते हैं। तो 3 बातें यहाँ पे ध्यान देना है, जब d का मान 0 के बराबर होगा तो मूल कैसा होगा, वास्तविक और समान होगा। d का मान 0 से जब बड़ा होगा, है ना, तो बड़ा मतलब जैसे 1 2 3 4 5 6, है ना, तो कैसा होगा हमारा मूल, वास्तविक होगा और भिन्न भिन्न होगा, राइट। अब d का मान जो है 0 से छोटा होगा, 0 से छोटा मतलब -1 -2 -3, है ना, तो मूल कैसा होगा, अवास्तविक होगा, यानी हम बोलते आभासी होगा या काल्पनिक होगा, जिसे ज्ञात नहीं किया जा सकता। चलिए अब जब हमें यक्स का मान निकालना होगा द्विघाती सूत्र का प्रयोग करके, तो यक्स बराबर होता है -b प्लस माइनस √d बटा में 2a, राइट। और d कैसे निकालेंगे, d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब नेक्स्ट आ जाता है आयत का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई होता है ना। और आयत का जो परिमाप होता है दोस्तों, आयत का परिमाप 2 × L + b होता है, ओके। इसको भी आप कंप्लीट कर लीजिएगा, आयत का परिमाप बराबर 2 × L + b। चलिए आगे बढ़ते हैं। त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है, आप जानते हैं कि अगर उसका आधार और ऊंचाई दिया हुआ है तो 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई होता है, किसका, त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है। फिर नेक्स्ट आ जाता है आपका दूरी बराबर चाल गुणे समय। अगर आपको चाल निकालना है तो समय इधर गुणा में इधर जाएगा तो भाग में, यानी कि चाल बराबर दूरी बटा में समय हो जाएगा, ठीक है। अगर आपको समय निकालना है तो दूरी बटा में चाल हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग फॉर्मूला। नेक्स्ट फॉर्मूला है हमारा सारवंतर डी बराबर, मान लीजिए कि आपके पास कोई AP दिया हुआ है, क्या दिया है, AP A1 A2 A3 इसी तरह डैश डैश डैश। तो आप D बराबर कैसे निकालेंगे, तो D हमारा सारवंतर कहलाता है। D बराबर होगा A2 - A1, यानी दूसरे पद में से पहला पद घटाना है, तीसरे पद में से दूसरा पद, चौथे पद में से तीसरा पद, राइट। यानी A2 - A1 इज इक्वल टू A3 - A2 इज इक्वल टू A4 - A3, ओके। चलिए अब इसी में आ जाता है यनवा पद। यनवा पद को an से डिनोट किया जाता है, और an बराबर होता है a + n - 1 × d, जहाँ a जो होता है प्रथम पद होता है, n पदों की संख्या होता है और d सारवंतर, ठीक है। आगे यहाँ पे देखिए 26वां फॉर्मूला, फॉर्मूला नंबर 26 देखेंगे दोस्तों। क्या कह रहा है हमारा, Sn बराबर n/2 × a + an, है ना। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जहाँ an क्या है हमारा, यनवा पद है ना। तो एक तो Sn बराबर आपका ये फॉर्मूला हो जाएगा, अगर आपको अंतिम पद दिया रहे, है ना, अंतिम पद
को an या l से सूचित करते हैं। तो हमने दोनों ही लिख दिया है कि n/2 इंटू ए प्लस ए एन लगा दे या n/2 इंटू ए प्लस यल लगा दे, है ना, जहाँ यल बराबर या एल को ही हम लोग ए एन कह देते हैं, ठीक है। और इसके बराबर क्या होगा, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, जो कि यहाँ पे हमने लिखवा दिया है। ओके, ये भी फॉर्मूला कंप्लीट। चलिए नेक्स्ट वाला फॉर्मूला पे देखते हैं हम लोग। एस एन बराबर, मान के चलिए अगर आपके पास ए एन है ही नहीं, है ना, ए एन है ही नहीं, तब फिर कैसे निकालेंगे, तो n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा। ओके, क्या होगा दोस्तों, एस एन बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। समांतर माध्य, समांतर माध्य को क्रमशः b से डिनोट किया जाता है और b बराबर क्या होता है, a प्लस सी बटा में 2। क्या होता है समांतर माध्य बराबर a प्लस सी बटा में 2। ये AP में आ जाता है, कभी कभी एक नंबर में पूछ देता है ऑब्जेक्टिव में, राइट। कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है दोस्तों, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। इसको तो आप जानते ही हैं, लंब बराबर क्या हो जाएगा, लंब स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस, ये प्लस में आधार इधर जाएगा तो माइनस में, तो लंब स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। आधार निकालना है तो कर्ण स्क्वायर में से लंब स्क्वायर घटा दीजिए। चलिए आगे देखते हैं। दूरी सूत्र क्या होता है, रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब आ जाते हैं दोस्तों यहाँ पे अंतः विभाजन के लिए, ठीक है, विभाजन सूत्र। और इसमें हमारा 2 प्रकार का विभाजन सूत्र होगा, ठीक है। और यहाँ पे पहला जो है आपका अंतः विभाजित, है ना। मान लीजिए कि यहाँ पे देखिए थोड़ा सा, मान लीजिए यहाँ पे ए कोई बिंदु है और यहाँ पे कोई बी बिंदु है, राइट। और ये ए बिंदु का नियामक जो है आपका x1 y1 दे दिया और इस बिंदु का नियामक x2 y2 दे दिया, राइट। और ये बिंदु, दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को मान लीजिए कि कोई बिंदु P है जो कि अंदर विभाजित कर रहा है इन रेखाओं को, इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंड को, है ना। मान लिया कि यहाँ पे m1 अनुपात m2 के अनुपात में विभाजित कर रहा है, तब बिंदु P का नियामक क्या होगा, है ना। और ये वाला बिंदु P जो है कैसे विभाजित कर रहा है, तो अंतः विभाजित कर रहा है ना, तो इसी को अंतः कहा जाता है। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, देखिए इसका ट्रिक बता देता हूँ कैसे आप इसका निकाल पाएंगे। तो आप इस तरह लिखेंगे mx प्लस mx, राइट, बटा में m प्लस m, इस तरह लिख देना है। फिर my प्लस my और बटा में m प्लस m। आप सोच रहे होंगे, थोड़ा सा हंस रहे होंगे कि ये कैसे लिख रहे हैं, बस कुछ नहीं करना है, 12 21 लगा दीजिए, 12 21 12, राइट। यहाँ पर भी वही 12 21 12, आपका फॉर्मूला विभाजन सूत्र का तैयार हो गया, ठीक है दोस्तों। उम्मीद है ये आपको समझ में ज़रूर आ रहा होगा, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। तो अंतः विभाजन के लिए क्या हो जाएगा आपका, m1 x2 प्लस m2 x1 बटा में m1 प्लस m2। फिर यहाँ पे y अक्ष का क्या हो जाएगा, m1 y2 प्लस m2 y1 बटा में m1 प्लस m2, राइट। ये आप देख सकते बढ़िया से। चलिए जब बाह्य विभाजित करेगा, मान लीजिए कि बिंदु P यहाँ पे ना करके इस रेखा को यहाँ पे कर रहा है ना, तो इसको बाह्य विभाजित कहेंगे। तो बाह्य विभाजन के लिए विभाजन सूत्र क्या होगा, बस यहाँ पे माइनस लगा देना है, ठीक है दोस्तों, ये देख रहे हैं आप, खाली माइनस लगा देना है। ओके, चलिए आगे देखते हैं मध्य बिंदु का नियामक। मान लीजिए कि बिंदु P जो है इस AB रेखाखंड को मध्य बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है, तो यानी कि मध्य बिंदु पे करेगा तो इधर भी 1 होगा और इधर भी 1 होगा, है ना। तो m1 और m2 का मान 1 1 हो जाता है, इसलिए इसका डायरेक्ट फॉर्मूला हो जाता है। आप क्या करेंगे, मध्य बिंदु का नियामक बराबर x1 प्लस x2 बटा में 2, y1 प्लस y2 बटा में 2 हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। त्रिभुज के केंद्रक का नियामक क्या हो जाता है, तो मान के चलिए ये आपका एक त्रिभुज दे दिया है, ओके, और इसका जो नियामक है दे दिया यहाँ पे x1 y1, है ना, यहाँ पे दे दिया x2 y2 और यहाँ पे दे दिया आपको x3 y3, ये आपको नियामक दे दिया। तो इसका केंद्र अगर हम बोल दें कि केंद्र का नियामक निकालिए, तो x1 प्लस x2 प्लस x3 बटा में 3, फिर y1 प्लस y2 प्लस y3 बटा में 3,
वही यहाँ पे लिखा गया है। त्रिभुज का केंद्रक का नियामक क्या हो जाएगा, x1 प्लस x2 प्लस x3 बटा में 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 बटा में 3। ओके दोस्तों, पूरा कन्फर्म है ये वाला कंप्लीट। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। यहाँ पे फॉर्मूला नंबर 34 है हमारा। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है दोस्तों, 1/2 इंटू x1 ब्रैकेट में y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ठीक है, लेकिन ये इस तरह तो याद करने में बहुत काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है ना। तो इसका आसान सा ट्रिक देख लीजिए। तो हमारा त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा दोस्तों, तो देखिए आपको कुछ नहीं करना है, ठीक है, बहुत आसान बताऊंगा। 1/2 तो आप लिख ही लेंगे, है ना। उसके बाद लिखना है x कोष्ठ में y माइनस वाई, ठीक है, फिर प्लस x कोष्ठ में y माइनस वाई, यानी इसी को 3 बार फैला देना है, फिर प्लस x ब्रैकेट में y माइनस वाई। इतना लिख लेने के बाद अब यहाँ पे देखिए आपको 3 तक सर्कल बनाना है, 1 2 3 का। कितने का, 1 2 3 का। यहाँ पे लिखेंगे 1, यहाँ पे लिखेंगे 2, 2 के बाद क्या आएगा 3, ठीक है। अब यहाँ पे x1 लिख दिया ना, तो इसके बाद अब यहाँ पे चलना है, यहाँ पर x2 लिखना है। यहाँ पे 2 लिख दिया, 2 के बाद क्या आएगा 3, 3 के बाद 4, नहीं नहीं नहीं, 3 के बाद 1 आना चाहिए, ठीक है दोस्तों। 3 के बाद क्या आना चाहिए, 1। अब उसके बाद यहाँ पे x2 है तो यहाँ पे लिखिए x3। अब यहाँ पे x3 है तो 3 के बाद क्या आएगा 1, 1 के बाद 2। ये आपका त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला रेडी है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणे उनके विकर्णों का गुणनफल होता है, किसके, समचतुर्भुज के, है ना। तो या आप ये भी लिख सकते हैं कि 1/2 गुणे पहला विकर्ण गुणे दूसरा विकर्ण। इस प्रकार आप समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। चलिए अब साइन थीटा त्रिकोणमिति के फॉर्मूला पे चलते हैं, है ना। और ये हमारा 36वां फॉर्मूला है ना। लंब आधार और कर्ण पर आधारित ये फॉर्मूला है सब। तो यहाँ पे देखिए साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण, है ना। ये समकोण त्रिभुज होता है, ये समकोण त्रिभुज है जहाँ ये वाला 90 डिग्री है हमारा, तो ये कहलाता है क्या, हमारा लंब, है ना। और ये वाला आधार कहलाता है और ये वाला कर्ण कहलाता है, राइट। तो इन तीनों में संबंध क्या क्या होता है, तो अगर लंब और कर्ण में निकालना है तो साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण। उसी प्रकार नेक्स्ट जो हो जाता है आपका, तो यहाँ पे देख सकते हैं नेक्स्ट आपका दिया हुआ है टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार, और कॉट थीटा जो होता है इसी का विपरीत होता है ना, आधार बटा लंब हो जाएगा, राइट। अब ये ई नंबर का फॉर्मूला हमारा सेक थीटा बराबर कर्ण बटा आधार होता है, कॉसेक थीटा बराबर क्या होगा, कर्ण बटा लंब होगा, राइट। कॉसेक थीटा जो होता है साइन थीटा का विपरीत होता है, सेक थीटा कॉस थीटा का होता है, ठीक है। चलिए अब फॉर्मूला नंबर हम लोग 37 देख लेते हैं। व्युत्क्रम के ऊपर आधारित हमारा ये फॉर्मूला है ना, कि साइन थीटा और कॉसेक थीटा में रिलेशन क्या होता है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, आपको फॉर्मूला बता रहा हूँ कि यहाँ पे ध्यान देना है आपको ये बात कि साइन थीटा और गुणे कॉसेक थीटा बराबर, इन दोनों का गुणनफल जो होता है 1 के बराबर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अगर आपको साइन थीटा निकालना है तो कॉसेक थीटा गुणा में इधर आएगा तो भाग में, वही लिखा गया साइन थीटा बराबर 1 में कॉसेक थीटा। अगर आपको कॉसेक थीटा का निकालना है तो कॉसेक थीटा का देखिए यहाँ पे लिखा गया है कॉसेक थीटा बराबर 1 में साइन थीटा, राइट। तो थोड़ा सा फॉर्मूला इधर उधर लिख दिया गया है लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद टेन थीटा बराबर 1 में कॉट थीटा, है ना। उसके बाद सेक थीटा बराबर 1 में कॉस थीटा होता है, कॉस थीटा बराबर 1 में सेक थीटा, कॉसेक थीटा बराबर 1 में साइन थीटा, कॉट थीटा बराबर 1 में टेन थीटा। ये सब तो आप जान ही रहे होंगे, राइट। चलिए आगे देखते हैं हम लोग वर्ग के आधार पर, यानी वर्ग के आधार पर मतलब साइन का स्क्वायर और प्लस कॉस का स्क्वायर, ये दोनों का मतलब स्क्वायर कर देने के बाद इनका योगफल करने के पश्चात क्या फल मिलता है हमें, है ना। इसका हमारा इसमें रिलेशन दिया हुआ है, यानी साइन थीटा और कॉस थीटा में। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। अगर आपको साइन थीटा निकालना है तो ये प्लस में इधर आया तो माइनस में, यानी 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर, साइन स्क्वायर थीटा के बराबर। अगर आपको कॉस स्क्वायर थीटा निकालना है तो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों,
1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, राइट। अगर स्क्वायर भेज देते हैं, केवल खाली कॉस थीटा का निकालना चाहते हैं, तो कॉस थीटा बराबर होगा √अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखिए अब सेक स्क्वायर थीटा और टेन स्क्वायर थीटा में रिलेशन, तो सेक थीटा और टेन थीटा में भी रिलेशन हम कह सकते हैं इसको। तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। अगर आपको सेक स्क्वायर थीटा का मान चाहिए तो सेक स्क्वायर थीटा को इधर ही रखते हैं, माइनस टेन थीटा है, इधर आएगा तो प्लस में 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, किसके बराबर, सेक स्क्वायर थीटा के बराबर। चलिए अगर आपको टेन थीटा का निकालना है तो यहाँ पे देखिए टेन थीटा को इधर प्लस में भेज देंगे, 1 को इधर माइनस में भेज देंगे, तो टेन स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है। ये देखिए दोस्तों, ये फॉर्मूला आपका ये नेक्स्ट वाला हो जाता है। यहाँ पे देख सकते हैं आप टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा। अगर आपको टेन थीटा बराबर निकालना है तो स्क्वायर भेज दीजिए, रूट चढ़ जाएगा, है ना। टेन थीटा बराबर रूट अंडर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। उसी प्रकार कॉसेक थीटा और कॉट थीटा में रिलेशन क्या होगा, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1, है ना। यानी इन दोनों में संबंध क्या होगा, तो इन दोनों का वर्गों का अंतर जो होता है 1 के बराबर होता है। अगर आपको कॉसेक स्क्वायर थीटा निकालना है तो माइनस में कॉट स्क्वायर थीटा और इधर जाएगा तो प्लस में, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। स्क्वायर भेज देंगे तो रूट छट जाएगा, है ना, आपका मर्जी कर रहा है तो। इसी प्रकार कॉट स्क्वायर थीटा अगर आपको निकालना है तो यहाँ पे फॉर्मूला आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, तो यहाँ पे आपका प्लस हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस 1 या 1 प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, 1 प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा भी लिख सकते हैं, राइट। तो आप यही वाला फॉर्मूला याद कर लीजिएगा, कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा। चलिए आगे देखते हैं, आप स्क्वायर भेज देंगे तो रूट भी चढ़ जाएगा। पूरक कोणों के आधार पर ये फॉर्मूला हमारा, है ना। ये जैसे कि अगर आपसे पूछ दे कि साइन थीटा का पूरक क्या होगा, तो कॉस 90 माइनस थीटा। कॉस थीटा का पूरक क्या होगा, साइन 90 माइनस थीटा। टेन थीटा का कॉट 90 माइनस थीटा। कॉट थीटा का टेन 90 माइनस थीटा। कॉसेक थीटा का सेक 90 माइनस थीटा। सेक थीटा का कॉसेक 90 माइनस थीटा, राइट। तो ये सभी फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इन सभी को कंप्लीट कर लीजिएगा। चलिए ये ऑब्जेक्टिव में भी पूछ देता है, ठीक है। ये रिलेशन भी जितना हमने अभी बताया ये सब भी पूछ देता है। त्रिकोणमिति जो है आपका समझ लीजिए क्लास 10 का पूरा ज्ञान होता है ना। चलिए इस सारणी को भी देख लेते हैं थोड़ा सा हम लोग। तो ये अब सारणी के आधार पे हमारा फॉर्मूला, ठीक है दोस्तों। और यहाँ पे देखिए त्रिकोणमितीय अनुपात दिया हुआ है, साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा कॉट थीटा कॉसेक थीटा और लास्ट में सेक थीटा, ठीक है। और ये हमारा 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री। तो साइन 0 डिग्री का मान 0 होता है। अब देखिए साइन थीटा का आपको याद करना पड़ेगा। अगर ये याद है तो बाकी सब के सब बन जाता है ना, बाकी सब दिमाग से बन जाता है। या अगर आपसे अगर पूरा लर्निंग हो जाता है, याद हो जाता है कन्फर्म, तो बहुत ही अच्छी बात है कि ताकि आपका टाइम बचेगा, है ना। एग्जाम में आप जानते हैं ना 5-5 सेकंड का भी महत्व है, एक सेकंड का। तो यहाँ पे देखिए कि साइन 0 डिग्री का मान 0 हो जाएगा। साइन 30 डिग्री का मान 1/2। साइन 45 डिग्री का मान 1/√2। साइन 60 डिग्री का मान √3/2। साइन 90 डिग्री का मान 1 होता है, ठीक है। अब इसी को अपोजिट कर दीजिए तो ये कॉस का हो जाता है ना। कॉस 0 डिग्री का मान यही वाला 1 आ जाएगा यहाँ पर। कॉस 30 डिग्री का मान तो साइन 60 डिग्री का ही मान होता है, ठीक है। तो साइन अब कॉस 45 डिग्री का मान तो जो साइन का होता है वही कॉस का भी होगा। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, कॉस 60 डिग्री का मान तो जो साइन 30 डिग्री का है वही कॉस 60 डिग्री का मान होता है। और कॉस 90 डिग्री का जो मान होता है वो साइन 0 डिग्री के बराबर होता है। तो आप देखा ना, आपने देखा इसको कि कैसे, मतलब एक ही का याद कर लेने के बाद इसको अपोजिट कर दीजिएगा तो कॉस का आ जाएगा। चलिए टेन का अगर आपको निकालना है तो साइन थीटा बटा में कॉस थीटा होता है, 0/1 0 हो जाएगा ना। उसी प्रकार टेन 30 डिग्री का निकालना है तो साइन 30 डिग्री बटा में कॉस 30 डिग्री, 2 से 2 कट गया, 1/√3 बच गया, 1/√3 आ गया, है ना। अब टेन 45 डिग्री का निकालना है तो साइन 45 बटा में कॉस 45, ये और बटा में ये एक बार में कट जाएगा, है ना। तो टेन 45 डिग्री का मान 1 आ जाएगा।
अब tan 60 डिग्री का निकालना है तो sin 60 बटा में cos 60, 2 से 2 कट गया, √3 बच गया हमारा, है ना। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। tan 90 डिग्री का अगर आपको मान निकालना है तो 1 बटा में 0 करेंगे तो इन्फिनेटिव मिलता है ना। अपरिभाषित यानी परिभाषित नहीं होता है, ठीक है। चलिए इसको इन्फिनेटिव कहा जाता है, इसको ध्यान में रखिएगा। कॉट 0 डिग्री का जो tan 0 डिग्री का जो tan 90 डिग्री का मान है वो कॉट 0 डिग्री का मान होता है, ठीक है दोस्तों। अब आप इसको अपोजिट कर देंगे तो हो जाएगा आपका सारा मान, ठीक है। यानी कॉट 0 डिग्री का मान इन्फिनेटिव, कॉट 30 डिग्री का मान √3, कॉट 45 डिग्री का 1, कॉट 60 डिग्री का क्या हो जाएगा 1 बटा √3 और कॉट 90 डिग्री का मान 0 हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। कॉसेक 0 डिग्री का जो मान होगा दोस्तों क्या हो जाएगा, इसका इन्फिनेटिव होगा, है ना। कॉसेक 30 डिग्री का मान 2, कॉसेक 45 डिग्री का मान √2, कॉसेक 60 डिग्री का मान 2 बटा √3 और कॉसेक 90 डिग्री का मान 1 होता है। चलिए सेक इसी प्रकार 0 डिग्री का मान 1 हो जाएगा, सेक 30 डिग्री का मान 2 बटा √3 हो जाएगा, 45 डिग्री का मान √2, 60 डिग्री का मान 2 और 90 डिग्री का मान इन्फिनेटिव। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। ये फॉर्मूला है हमारा 41, tan थीटा बराबर sin थीटा बटा में cos थीटा होता है ना। और cot थीटा बराबर क्या होता है दोस्तों, ये आप इसको देख सकते हैं, ये आप देख सकते हैं, ठीक है। cot थीटा बराबर क्या होगा, cos थीटा बटा में sin थीटा। चलिए आगे देखते हैं अब फॉर्मूला। हम यहाँ पे फॉर्मूला नंबर 43 देखेंगे दोस्तों। यहाँ पे बोल रहा है चाप की लंबाई, है ना। चाप की लंबाई देखते हैं किसे कहते हैं। तो जैसे ये कोई वृत्त है मान लीजिए, है ना, और हमने यहाँ पे ये चाप ले लिया, राइट। तो मान लीजिए कि इस चाप के द्वारा इस वृत्त के केंद्र पर थीटा कोण अंतरित हो रहा है, ये त्रिज्या है हमारा, है ना। तो ये अगर थीटा कोण बनाए यहाँ पर तो हम पूछे कि चाप का लंबाई क्या होगा, तो थीटा बटा में पूरा 360, है ना। थीटा बटा में 360 और ये किसका भाग है, तो ये वाला तो परिधि पूरा कहलाता है ना वृत्त का, लेकिन हमें तो इतना ही निकालना है, तो क्या हो जाएगा 2πr। तो फिर से देख लीजिए, चाप की लंबाई थीटा बटा में 360 गुणे 2πr होता है। अब त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्या खंड का मतलब होता है ये जितना भी ये भाग है ना, दो त्रिज्याओं से घिरे क्षेत्र को हम लोग क्या कह देंगे, त्रिज्या खंड, है ना। तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, थीटा बटा में 360 होगा। अब क्षेत्रफल कह रहा है तो इस वृत्त का ही तो भाग है, तो ये वृत्त का क्षेत्रफल लिख देंगे πr², यानी थीटा बटा में 360 πr²। यह हमारा लघु त्रिज्या खंड हो गया दोस्तों, ठीक है। इसे हम लोग लघु त्रिज्या खंड कहते हैं। लेकिन अब मैं पूछूं कि दीर्घ त्रिज्या खंड क्या होगा, तो ये देखिए यहाँ पर ये थीटा कोण बना रहा है, तो ये कितना होगा, ये पूरा का पूरा तो 360 होता है ना, 360 में से घटा दीजिए थीटा, है ना। तो ये जितना कोण बचेगा उतने का हम लोग वृत्त दीर्घ त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे। ये पूरा का पूरा पोर्शन क्या है, दीर्घ त्रिज्या खंड है, राइट। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 360 माइनस थीटा बटा में 360 गुणे πr²। चलिए आगे देखते हैं हम लोग वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो वृत्तखंड क्या होता है, जैसे हमने ये वृत्त लिया और इसमें क्या किया, हमने एक जीवा खींच दिया ये इस तरह, तो ये जीवा जो है इस वृत्त को दो भागों में विभाजित कर देगा। ये वाला जो होगा हमारा लघु वृत्तखंड कहलाएगा, है ना, जिसको हम लोग लघु वृत्तखंड को ही वृत्तखंड कहते हैं, है ना। और ये वाला हमारा दीर्घ वृत्तखंड कहलाएगा। तो लघु वृत्तखंड का क्या क्षेत्रफल हो जाता है, तो मान लीजिए ये आपका त्रिज्या हो गया वृत्त का, ये भी त्रिज्या हो गया, है ना। तो आप देख रहे हैं कि ये एक त्रिभुज बन रहा है, तो ये पूरे त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल में से हम लोग क्या घटा देंगे, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल, है ना। तो वही हमने लिखा है कि वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब ये त्रिभुज किसी भी प्रकार का हो सकता है, समबाहु हो सकता है, समद्विबाहु हो सकता है, किसी भी प्रकार का हो सकता है, ठीक है। समकोण त्रिभुज हो सकता है। तो जैसा होगा वैसा आप फॉर्मूला का यूज कर देंगे, राइट। त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल कहाँ से होगा, ये वाला, है ना, और त्रिभुज का क्षेत्रफल तो आप जान ही रहे। आगे चलते हैं, दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना होगा तो क्या करेंगे, तो अब ध्यान दीजिएगा, ये हमारा लघु वृत्तखंड का निकाल लिया ना हमने, तो इस पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में से इस लघु वाले को घटा देंगे, तो ये जो आएगा पोर्शन ना, ये सारा का सारा दीर्घ वृत्तखंड का आ जाएगा। तो वही होगा हमारा
कि दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। ओके, ये माइनस है दोस्तों, ठीक है। आपके पास जगह होगा तो इधर लिख लीजिएगा, राइट। चलिए, चतुर्थांश का क्षेत्रफल, जैसे ये हमारा एक वृत्त हो गया और इसको हम 4 भागों में बराबर बराबर भागों में बांट दें, तो ये प्रत्येक भाग जो होगा चतुर्थांश कहलाएगा, राइट। तो चतुर्थांश का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, 1/4 पाई आर स्क्वायर। 4 हिस्से में से एक हिस्से का, और ये एक हिस्सा किसका है, तो वृत्त का ही क्षेत्रफल है, राइट। चलिए, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, है ना। ये अगर वृत्त है तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, पाई आर स्क्वायर। पूछूँ मैं कि परिधि क्या हो जाएगा, वृत्त का परिधि या परिमाप 2 पाई आर, ये तो जानते ही होंगे। व्यास को डी से सूचित करते हैं, डी बराबर हमारा त्रिज्या का 2 गुना होता है ना व्यास, यानी कि हम क्या कह सकते हैं, डी बराबर 2r। अगर आपको r निकालना है तो 2 गुना में इधर आएगा तो भाग में, इसलिए r बराबर d/2 हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 1/2 वृत्त का क्षेत्रफल, है ना, उसका आधा कर देंगे तो अर्धवृत्त हो जाएगा। तो ये हो गया 1/2 पाई आर स्क्वायर। अर्धवृत्त का परिधि क्या हो जाएगा, पाई आर में प्लस 2r कर देंगे, है ना, पाई आर प्लस 2r, तो ये हो जाएगा अर्धवृत्त का परिधि या परिमाप। इसको ध्यान में रखिएगा आप, ठीक है। आगे चलते हैं, वर्ग का क्षेत्रफल। वर्ग किसे कहते हैं दोस्तों, तो जिसकी सभी भुजाएं आपस में बराबर हो तथा प्रत्येक कोण 90 डिग्री हो, है ना, उसे वर्ग कहते हैं। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, किसी भी एक भुजा का हम लोग स्क्वायर कर देंगे तो वो क्या निकल जाएगा, वर्ग का क्षेत्रफल। वर्ग का विकर्ण निकालना है तो √2 में केवल खाली भुजा का गुणा कर देंगे, है ना। वर्ग के भुजा का खाली √2 में गुणा कर देंगे तो उसका विकर्ण आ जाएगा, यानी वर्ग का विकर्ण बराबर √2 गुणे भुजा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, √3/4, यानी √3/4 गुणे भुजा स्क्वायर, ठीक है। अब आगे देखते हैं, घन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 4a स्क्वायर, है ना, क्या होगा, 4a स्क्वायर, जहाँ a क्या होगा, घन का किनारा होगा, या हम कह दें भुजा होगा, ठीक है। आगे देखते हैं, घन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा, 6a स्क्वायर। इसका बहुत ज़्यादा यूज है दोस्तों, ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। घन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा, 6a स्क्वायर। घन का आयतन क्या होता है, a3, यानी भुजा का क्यूब। यहाँ पे देखिए, घनाभ का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, 2 × L गुणे B, L + B होता है दोस्तों, ठीक है, और गुणे H हो जाता है, 2 × L + B गुणे H, ठीक है, 2 × L + B गुणे H, ये दिमाग में रखिएगा। घनाभ का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, या इसी को 4 दीवारों का क्षेत्रफल भी कहा जाता है ना। आगे देखेंगे हम लोग, घनाभ का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा, 2 × LB + BH + HL, ठीक है, क्या होगा, 2 × LB + BH + HL, जहाँ L जो होगा घनाभ का लंबाई, B चौड़ाई और H ऊंचाई होगा, ठीक है। घनाभ का आयतन क्या होता है, L × B × H, तो आप जानते ही हैं। घनाभ का विकर्ण बराबर क्या होता है, √L² + B² + H स्क्वायर, ठीक है। अब बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, तो 2 पाई RH। बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, लोग समझ रहे हैं ना, ये बेलन हो गया, तो इसका मुड़ा हुआ भाग ये वाले का, इसका वक्र पृष्ठ, इसी को वक्र कहा जाता है ना। इसका क्षेत्रफल निकालना है तो क्या हो जाएगा, 2 पाई RH। अगर बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है तो ये वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में ये दोनों आधार वाला क्षेत्रफल, वृत्ताकार आधार का क्षेत्रफल भी जोड़ देंगे, है ना। तो यहाँ पे कैलकुलेशन करने के बाद 2 पाई r × H + r मिल जाता है, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। बेलन का आयतन अगर आपको निकालना है तो पाई r² H होता है इसका फॉर्मूला। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई r L होता है, जहाँ r जो है शंकु का त्रिज्या, L क्या हो जाएगा, इसका तिर्यक ऊंचाई हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, पाई r × L + r, ठीक है। शंकु तो आप जानते हैं ना, शंकु किस प्रकार का होता है, ये इस तरह। तो ये वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है और ये वृत्ताकार आधार का क्षेत्रफल है। तो कुल अगर निकालना है तो इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी पाई r L प्लस इस वृत्त का क्षेत्रफल यानी पाई r²। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, दोनों में से क्या कॉमन है, पाई r, यहाँ पे क्या बचेगा, L, और यहाँ पे क्या बचेगा, केवल r। तो वही लिखा गया है पाई r × L + r, ठीक है, ये आप देख सकते हैं।
चलिए आगे आ जाते हैं हम लोग फॉर्मूला नंबर 69 पर। ठीक है, शंकु का आयतन क्या दिया हुआ है दोस्तों, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है ना। जहाँ एच क्या है शंकु का ऊंचाई, आर क्या है त्रिज्या है। ठीक है, शंकु का आयतन बराबर 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। शंकु का तुर्यक ऊंचाई यल बराबर क्या होगा, √h² प्लस आर स्क्वायर है ना। गोले का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल या कुल पृष्ठ क्षेत्रफल वही होता है 4πr²। ओके, ये दिमाग में रखिएगा आप लोग। ये कभी कभी क्या होता है ना कि लड़के कंफ्यूज हो जाते हैं कि वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा, संपूर्ण क्या होगा, तो दोनों ही एक ही चीज़ होता है ना। इसमें वक्र भाग और संपूर्ण भाग कुल एक ही कहलाता है, यानी 4πr² होता है। फिर गोले का आयतन जो होता है 4/3 πr³ होता है ना, यानी कि 4/3 πr³ होता है ये गोले का आयतन, इसको भी दिमाग में रखिएगा। अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा दोस्तों, देखिए 2πr² हो जाएगा है ना। क्या होगा, 2πr²। अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 3πr²। अर्धगोले का आयतन बराबर 2/3 πr³। ये भी कंप्लीट हो जाएगा आपका है ना। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, लेकिन अर्धगोले में वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल और कुल पृष्ठ क्षेत्रफल दोनों होता है ना। और वक्र क्या होता है 2πr² और कुल क्या होता है 3πr²। अब आ जाते हैं छिन्नक पे। तो जैसे कि अगर कोई शंकु है, ये मान लीजिए शंकु है आपका है ना, और शंकु को अगर बीच से यहाँ से काट देते हैं हम लोग, तो ये कैसा मिलेगा, तो ये इस प्रकार मिल जाएगा। ठीक है, तो ये एक मान लीजिए कि बाल्टी जो होता है, ये भी एग्जाम्पल है आपका। तो मान लेते हैं ये नीचे वाला जो त्रिज्या है ये r1 है, और ये ऊपर वाला जो छोटा त्रिज्या है इसे r2 मान लेते हैं है ना। तो वही छिन्नक का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या हो जाएगा दोस्तों, πl × r1 + r2 हो जाएगा है ना। क्यों, क्योंकि इसमें 2 त्रिज्या है। ठीक है, तो शंकु का क्या होता है वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, πrl, यहाँ पे क्या होगा πl × r1 + r2। इसको दिमाग में रखिएगा। छिन्नक का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है दोस्तों, πl × r1 + r2। ठीक है, प्लस πr1² प्लस πr2²। क्या होगा, πl, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, πl × r1 + r2। ठीक है, और फिर प्लस πr1² और प्लस πr2²। इसको दिमाग में रखिएगा दोस्तों। ठीक है, ये 5 नंबर में भी आ सकता है क्वेश्चन। ठीक है, ये फॉर्मूला से रिलेटेड, क्योंकि ये आपका जांच करेगा कि फॉर्मूला आपको याद है कि नहीं। एक्चुअल में फॉर्मूला का ही जांच करता है, और आपको रखने आता है कि नहीं, निकालने आता है कि नहीं, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। छिन्नक का आयतन जो होता है, छिन्नक का आयतन क्या होता है, 1/3 πh × πr1² प्लस πr2² है ना। यहाँ पे पाई नहीं होगा दोस्तों, ये पाई थोड़ा सा रॉन्ग हो चुका है ना। यहाँ पे पाई नहीं होगा, यहाँ पे हम लोग इस तरह देख लेते हैं, ये हम अलग से लिख देते हैं। ठीक है, ये यहाँ पर छिन्नक का आयतन जो होता है दोस्तों 1/3 πh × r1² प्लस r2² प्लस r1 × r2 होता है, राइट। ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक, चलिए क्या होता है 1/3 πh × r1² प्लस r2² प्लस r1 × r2 होता है। चलिए छिन्नक का तिर्यक ऊंचाई देख लेते हैं हम लोग। छिन्नक का तिर्यक ऊंचाई यल बराबर √h² प्लस r1 - r2 का होल स्क्वायर होता है। ठीक है, फिर वर्ग चिन्ह बराबर क्या होता है दोस्तों, ऊपरी सीमा प्लस निचली सीमा बटा में 2 होता है। ठीक, ये आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो वर्ग चिन्ह बराबर क्या होगा, उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा बटा में 2। ठीक है, अब यहाँ पे परिसर बराबर, तो उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा, ये हमारा परिसर के बराबर होता है। ठीक है, या परिसर बराबर जैसे कि इस तरह भी दे देता है, जैसे यहाँ पे दे दिया 2 7 9 है ना, 8 3, बोला कि इसमें कि परिसर ज्ञात कीजिए। तो परिसर बराबर क्या होगा, अधिकतम मान माइनस न्यूनतम मान, राइट। तो अधिकतम मान क्या है दोस्तों 9, और न्यूनतम मान क्या है 2। तो ये भी परिसर के बराबर होगा, यानी 7 के बराबर होगा। इस पर कई क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव आपको दे चुका है ना। तो परिसर का फॉर्मूला ध्यान में रखिएगा, अधिकतम मान माइनस न्यूनतम मान भी होता है, उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा भी होता है। ठीक, माध्य बराबर क्या होता है, सभी प्रेक्षणों का योग बटा में कुल प्रेक्षणों की संख्या।
मान लीजिए आपको इसी तरह का प्रेक्षण दिया हुआ है, तो इन सभी का योग करके और बटा में इनकी संख्या गिन लेंगे, राइट। तो यही हमारा माध्य निकल जाएगा। ओके, आगे देखिए यहाँ पे बहुलक बराबर, ये हमारा बहुलक बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, बारंबारता का अधिकतम मान। हम अपने लैंग्वेज में लिखे हैं कि बारंबारता का अधिकतम मान को ही क्या कह देंगे, बहुलक कह देंगे, ठीक है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा दोस्तों, बहुलक बराबर क्या होगा, बारंबारता का अधिकतम मान। चलिए यहाँ पे देखते हैं माध्य निकालने की विभिन्न विधियाँ, है ना। यानी कि पहला हम लोग देखेंगे प्रत्यक्ष विधि, दूसरा कल्पित माध्य विधि और तीसरा पग विचलन विधि। तीनों से हमारा फॉर्मूला देखेंगे, राइट। तो ये कुछ हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं, सबसे अच्छा हो जाएगा। पहला प्रत्यक्ष विधि से क्या हो जाएगा, माध्य को यक्स बार से सूचित करते हैं, और माध्य बराबर क्या होता है प्रत्यक्ष विधि से, तो सिग्मा एफ आई एक्स आई और बटा में क्या होगा, सिग्मा एफ आई, राइट। चलिए नेक्स्ट फॉर्मूला देखते हैं, दूसरा माध्य ज्ञात करने का ही, एक्स बार बराबर, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई और बटा में सिग्मा एफ आई। अब ध्यान दीजिएगा डी आई क्या होता है, तो डी आई बराबर आपका एक्स आई माइनस ए होता है, ठीक है। जहाँ एक्स आई वर्ग चिन्ह होता है और ए क्या होता है हमारा, तो ए हमारा कल्पित माध्य होता है। क्या होता है, कल्पित माध्य। चलिए आगे देखते हैं हम लोग, आगे फॉर्मूला है हमारा तीसरा वाला, पग विचलन विधि से माध्य ज्ञात करना, यानी कि यक्स बार बराबर हो जाता है ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई बटा में सिग्मा एफ आई और गुणे एच होता है, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा यू आई क्या होता है, तो यू आई बराबर आपका, यू आई बराबर हो जाएगा दोस्तों डी आई बटा में एच, है ना। और डी आई बराबर क्या होता है, एक्स आई माइनस ए बटा में एच, जहाँ एच है क्या हमारा वर्ग का माप है, यानी वर्ग अंतराल का माप है। ए कल्पित माध्य है, यक्स क्या है, एक्स आई, तो हमारा वर्ग चिन्ह है, ठीक है। तो वर्ग चिन्ह बराबर आप जान ही रहे हैं, उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा, है ना। अरे सॉरी, उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा बटा में 2 होता है, ठीक। चलिए ये हमारा तीनों विधि से हमारा ये तीनों फार्मूला है, इसको भी ध्यान में रखिएगा। अगर कोई भी विधि से कह दिया तो आपको निकालना ही पड़ेगा, राइट। तो ये वाला कौन सा विधि कहलाता है, प्रत्यक्ष विधि से माध्य ज्ञात करना। ये हमारा कौन सा है, तो कल्पित माध्य विधि से, और ये पग विचलन विधि से फॉर्मूला। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अब मान लीजिए कि अवर्गीकृत आंकड़े दिए हुए हैं, तो फिर उसका माध्य क्या होगा। अवर्गीकृत का मतलब उसका वर्गीकरण नहीं किया गया है ना। जैसे यहाँ पे दे देगा इस तरह 2 4 5 6 7 इस तरह दे देगा, बोलेगा माध्य का बताएं, है ना। तो माध्य के बराबर जब यन एक विषम संख्या हो, यानी उनको सभी को गिनिएगा, गिनने के बाद अगर विषम संख्या होता है, पहले तो आप उसे आरोही क्रम या अवरोही क्रम में, यानी कि बढ़ते क्रम या घटते क्रम में पहले सजा लीजिएगा संख्या को। सजाने के बाद अब आपको देखना है कि उन सभी को गिनना है। यन जो है आपका क्या हो जाएगा, सभी आंकड़ों की संख्या हो जाएगा। अगर वो विषम संख्या आता है, यानी 1 3 5 7 इस तरह का संख्या को हम लोग विषम कहते हैं। अगर इस फॉर्म का आता है तो माध्य के बराबर क्या हो जाएगा, n+1/2 हो जाएगा, राइट। चलिए आगे देखते हैं हम लोग दोस्तों। अगर n एक सम संख्या होगा तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा दोस्तों, n/2वां पद प्लस n+1/2वां पद बटा में 2। यह सबसे बेस्ट हम आपको बता दें यहाँ पर। जैसे अगर मान के चलिए कि अगर आपको माध्य निकालना है ना, और यहाँ पे देख लिया जाए अगर यन एक विषम संख्या आ गया है ना, जैसे मान लीजिए कि ये दे दिया 1 2 3 4 5, जैसे हमारा क्या है 1 2 3 4 5 5 ही संख्या है ना कुल मिलाकर, तो ये हमारा विषम संख्या हो गया। तो विषम हो जाएगा ना, तो इसको इधर से बराबर संख्या छोड़ देना और इधर से भी बीच में क्या मिल रहा है, 3 मिल रहा है, तो ये हमारा माध्यक हो जाएगा, ठीक। डायरेक्ट माध्यक बराबर 3 लिख देंगे। अगर मान के चलिए सम संख्या होता, कहने का मतलब यहाँ पे 6 दे देता या 7 भी दे देता और 8 भी दे देता, है ना। पूछता कि आप बताइए कि इसमें माध्यक क्या होगा, तो यहाँ पे 3 को छोड़ देते हैं इधर से, इधर भी 3 को छोड़ देंगे, ये दोनों बच जाएगा। इन दोनों को जोड़ के 2 से भाग दे देंगे, यानी 4 + 5 और बटा में 2, तो ये हो जाएगा आपका 5 4 9 बटा में 2, इसको कट करेंगे तो 4.5 आ जाएगा, ठीक है। तो ये भी आप माध्यक आप इस प्रकार भी ज्ञात कर सकते हैं।
तो जो विधि आपको अच्छा लगे उसका यूज कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए, ये हो गया हमारा 85 नंबर फार्मूला। अब आ जाते हैं नेक्स्ट फार्मूला पर। यहाँ पे देखिए दोस्तों, वर्गीकृत आंकड़ों का माध्यक कैसे ज्ञात करेंगे? तो L+N/2 - CF बटा में F गुणे H। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, L जो होता है माध्यक वर्ग का निम्न सीमा होता है। N क्या होता है? तो N हमारा बारंबारताओं का कुल योग होता है ना, Fi बराबर N होता है, ठीक। CF क्या होता है? तो माध्यक वर्ग से ठीक पहले वाले वर्ग के सामने की संचयी बारंबारता होता है, ठीक। F क्या होता है? तो माध्यक वर्ग के ठीक सामने वाला बारंबारता होता है ना। H क्या होता है? वर्ग की माप होता है, राइट। तो क्या हो जाएगा माध्यक बराबर L+N/2 - CF अपॉन H गुणे H, राइट। वर्गीकृत आंकड़ों के लिए बहुलक बराबर फॉर्मूला क्या होगा? तो L+F1 - F0 अपॉन 2F1 - F0 - F2 गुणे H हो जाएगा। जहाँ F1 क्या होगा दोस्तों? तो ये हो जाएगा हमारा बारंबारता का सबसे अधिकतम मान, ठीक। F0 क्या होगा? तो F1 से ठीक पहले वाले बारंबारता का मान। और F2 क्या होगा? तो F2 F1 से ठीक बाद वाले बारंबारता का मान हो जाएगा। H क्या होगा? वर्ग की माप होगा, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। फॉर्मूला नंबर 88 में माध्य, माध्यक और बहुलक में संबंध। तो माध्य और माध्यक और बहुलक में संबंध क्या होगा? तो 2 गुणे माध्य बराबर 3 माध्यिका या 3 माध्यक माइनस बहुलक। बस आप ये फॉर्मूला याद कर लीजिएगा। यानी कि मान के चलिए कि आप माध्यक और बहुलक निकाल लिए तो आप माध्य आराम से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये फॉर्मूला हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा प्रायिकता से संबंधित महत्वपूर्ण फॉर्मूला, यानी फॉर्मूला नंबर हम लोग पहला देख लेते हैं। प्रायिकता बराबर क्या हो जाएगा? प्रायिकता PE बराबर E का अनुकूल परिणाम बटा में E का कुल परिणाम, है ना। या हम लोग ये भी कह सकते हैं कि अनुकूल परिणामों की संख्या बटा में कुल परिणामों की संख्या। अब इधर भी देख लेते हैं थोड़ा सा दोस्तों, इसी में दूसरा नंबर भी फॉर्मूला है हमारा, ठीक है। आगे ये देख सकते हैं। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे ये निश्चित, ये यहाँ पे हम अच्छी तरह से आपको दिखा दें, ये यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। ये निश्चित घटना, मान लीजिए कि कोई घटना ई है तो उसके निश्चित होने की जो प्रायिकता होता है PE से सूचित करते हैं, और अनिश्चित या असंभव घटना होने का, घटित होने का प्रायिकता PE- से सूचित करते हैं ना, ये डैश है, राइट। तो संभव तथा असंभव दोनों घटनाओं के प्रायिकताओं का योग जो होता है 1 के बराबर होता है, अर्थात PE + PE- = 1। ये ध्यान में रखिएगा दोस्तों, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में आ जाता है। PE बराबर क्या होता है? 1 - PE-, है ना। मान के चलिए कि PE- का यानी अनिश्चित घटना का प्रायिकता दे चुका है, अनिश्चित का पूछ रहा है, तो निश्चित बराबर क्या हो जाएगा? 1 में से माइनस कर देंगे अनिश्चित घटना का प्रायिकता, राइट। अगर उसी प्रकार आपको निश्चित घटना का प्रायिकता दे दिया, अनिश्चित पूछ रहा है, तो 1 में से अनिश्चित निश्चित वाला घटना का प्रायिकता घटा देंगे, ठीक। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, असंभव घटना की प्रायिकता कितना होता है? 0। इसको ध्यान में रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में कई बार पूछ चुका है। संभव घटना की प्रायिकता कितना होता है? एक सिक्का पर कुल परिणाम। अगर एक सिक्का उछालते हैं तो या तो हेड आता है या तो टेल आता है, यानी कि 2 कुल लेके परिणाम आते हैं, है ना। तो वही हमने लिखा है कि एक सिक्का पर कुल परिणामों की संख्या 2, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। अब आप देखिए, अगर एक पासा फेंक देते हैं, ठीक, एक पासे पर कुल परिणाम कितना आएंगे? तो 1 से 6 तक अंक अंकित होते हैं, तो कुल परिणामों की संख्या 6 होगा, राइट। इसमें क्या क्या होगा? 1 2 3 4 5 6। अब यहाँ पे आ जाते हैं दोस्तों थोड़ा सा ताश वाले पर, है ना। ये वाला आपको रामबाड़ा एकदम बताऊंगा कि आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ये देखिए, आपको इसको थोड़ा सा छोटा करके दिखा दूँ, है ना। चलिए, तो ये हम लोग देखते हैं। चूँकि ताश में कुल पत्ते कितने होते हैं दोस्तों? 52। अब इन 52, ये पूरे 52 पत्तों को 2 भागों में बांटा जाता है। ये लाल और काला। लाल में 26 पत्ते होते हैं और काले में भी 26 पत्ते होते हैं, ठीक। अब इन लाल वाले को भी 2 भागों में बांटा गया है, ठीक, और इस काले वाले को भी 2 भागों में बांटा गया है। अब लाल वाले को 2 भाग में, यानी पहला पान दूसरा ईंट, राइट। और ये काले वाले को यानी 26 को 13 भागों में बांटा जाता है, 2 भागों में। तो ये जो पहला वाला भाग होता है ये हुकुम कहलाता है, दूसरा वाला चिड़ी कहलाता है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा,
प्रत्येक भाग में आपका 13-13 पत्ते होते हैं, ठीक है। अगर लाल कह देगा तो कुल कितने पत्ते होंगे? 26। अगर बोल देगा यहाँ पे कि लाल का पान, है ना, लाल पत्ते का पान का होना, तो कितना इसमें है? 13। तो आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ठीक। पहले ध्यान दीजिएगा 52 पत्ते 2 भागों में बढ़ जाते हैं, लाल और काला। लाल जो होता है 2 प्रकार का होता है, पान और ईंट। उसी प्रकार काला जो होता है 2 प्रकार का, हुक्म का पत्ता और चिड़ी का पत्ता। और पान में कितने होते हैं? तो जितना मतलब 13 जो है इसमें होते हैं, वैसा ही 13 इसमें भी होंगे, उसी प्रकार इसमें भी होंगे और इसी प्रकार इसमें भी होंगे, है ना। तो ये सब हमने लाइनिंग का कर दिया है, और जिस कारण ये वाला समझा दूंगा तो ये सब समझ जाएंगे आप, ठीक है। यहाँ पे देखिए कि पान में क्या क्या है? बादशाह होता है, फिर बेगम होता है, फिर गुलाम, फिर दहला नहला, 8वां 7वां, इसी तरह चलते चलते ये लास्ट में एक आता है जिसे हम लोग इक्का कहते हैं। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, पहले शुरू से देख लेते हैं। 3 यहाँ पे बादशाह, बेगम, गुलाम, इन तीनों को फेस कार्ड कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? चेहरे वाला पत्ता या फेस कार्ड। प्रत्येक में 3, तो यहाँ पे भी 3 होंगे, यहाँ पे भी 3, यहाँ पे भी, तो 3 चौके 12 हो जाएंगे ना कुल फेस कार्डों की संख्या। और प्रत्येक भाग में कितना होते हैं? 3-3 होते हैं, ठीक। तो कुल फेस कार्डों की संख्या 12। और इसमें हम बोलते हैं कि इक्का जब इसमें भी है तो इसमें भी होगा, इसमें भी और इसमें भी, तो कुल मिलाकर इक्कों की संख्या 4 हो जाएगी, राइट। चलिए, तो यहाँ पे वही हमने ये वाला समझ गए होंगे बढ़िया से, तो इसे कंप्लीट कर लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए आगे यहाँ पे देखते हैं कुल फेस कार्डों की या चेहरे वाला पत्ता की संख्या कितना होगा? 52 पत्तों में तो 12 हो जाएगा, ठीक है। इक्को की संख्या कितना होगा? 4। और यहाँ पे देख लिया जाए तो जो प्रायिकता का मान होता है ना, 0 और 1 के बीच में होता है ना, यानी 0 से बड़ा होगा और 1 से छोटा होगा, या इसके बराबर होगा, या 0 के बराबर होता है, ठीक है। तो उम्मीद है दोस्तों ये पूरा वीडियो लेक्चर आपको ज़रूर फ़ायदा देगा, और अपने दोस्तों में ज़रूर इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि उनका भी हेल्प हो जाए, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो को देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर अच्छा लगा हो वीडियो तो आपका मर्जी करता है तो लाइक कीजिए, वरना मत करिए, है ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।